नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप जो है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग जो है हिंदी के चैप्टर 1, क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में हम लोग इसके सारांश को जानेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको जानेंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो इसके राइटर है, जो लेखक है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पाठ की कौन सी विधा? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। इस पाठ के लेखक जो है हमारे कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब हम जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि संविधान का जनक जो है हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। ठीक है, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही देन है कि आज हम लोग जो है हर एक काम को संवैधानिक ढंग से करते हैं, क्योंकि संविधान का लेखने का जो कार्य जो है था, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही है। अंबेडकर का ही ये पूरा श्रेय जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? हमारे मन में प्रश्न आएगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ये जाति के क्या थे? महार थे। महार, जिसको हम लोग अछूत कहते हैं, अछूत करते हैं। ठीक है, जाति के थे महार। इनके माता का जो नाम था क्या था जी? भीमाबाई था। ठीक है, और इनके पिताजी का जो नाम था रामजी सकपाल था। सिंपल सी भाषा में समझिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके माता का जो नाम था ये था भीमाबाई, और इनके पिताजी का जो नाम था रामजी सकपाल हुआ था। ठीक है, इनके जो विवाह हुआ था, आप सुन के हंसने लगिएगा, इनका विवाह जो है 1906 में हुआ था, और इन्होंने मैट्रिक का जो एग्जाम दिया था वो 1907 में दिया था। और आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न आएगा कि ऐसा उनके साथ हुआ है तो हमारे साथ काहे नहीं हुआ है? तो बाबू, उनके समय का, उनका जो समय कुछ और था और हम लोग का समय कुछ और है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं, मन मजाक बाद में, और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। इनका विवाह 1906 में हुआ था, और 1906 में हुआ था तो किसके साथ हुआ था? तो रामाबाई के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रामाबाई के साथ हुआ था। अब देखिए, इनके प्रेरणा के स्रोत, इनके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर का प्रेरक जो व्यक्ति थे कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, इन्होंने, इनका प्रथम भाषण और सम्मेलन कब था? 1936 में लाहौर में था। प्रथम भाषण सम्मेलन कब था? 1936 लाहौर में था। और इनका विख्यात भाषण जो है द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है। क्या जी? द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है, जिसका अनुवाद, जिसका हिंदी में अनुवाद ललाई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था जी? जिसका अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना है हु आर दे। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? हु आर दे। उसके बाद है हु आर सुधराज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। इनकी जो है प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है बाबू? हु आर दे, हु आर द सुधराज, अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। ओके, अब जानते हैं इनकी निधन जो हुआ था, इनकी निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। चलिए, अब हम आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। अब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अब कहां हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। हमारे साथ इस जो वर्ड बोल रहे हैं इसको दोहराइए, एक बार दोहराइए, 2 बार दोहराइएगा तो आपसे हम कह रहे हैं कंफर्म आपको जो है याद हो जाएगा, दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है,
अब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। उनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम भीमाबाई था। इनका विवाह कब हुआ था? तो इनका विवाह जो 1906 में हुआ था। किनके साथ हुआ था? तो रमाबाई के साथ हुआ था। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब दिया था? तो 1907 में दिया था। इनका विख्यात भाषण जो था, विख्यात भाषण क्या था? द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है, जिसका अनुवाद जो है ललाई सिंह यादव ने किया था। बाबू ये जान जाइए, पूछेगा द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने। बाबू ये बीएम क्वेश्चन है, बीएम बोर्ड मार्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है रिपीटेड किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है बाबू श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? निबंध है। इसके सारांश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं इस प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ने जातीय आधार पर, जाति के आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ, जाति के आधार पर किए जाने वाला असमानता मतलब छुआछूत के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है, ठीक है। जो छुआछूत होता था उसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ अपन का किया है, अपने वक्तव्य को दिया है, ठीक है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद, कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद के कटु समर्थक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जातिवाद के क्या है, बहुत ही कट्टर क्या है, समर्थक है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि लेखक की जो आपत्ति क्या है समझिए, जातिवाद जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन का रूप लिए हुए है। आजकल जो है जाति जो है श्रमिकों के मतलब श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन का रूप लिया हुआ है। जैसे कि आप जान लीजिए पंडित जी लोग हैं, वो पंडिताई ही कराएगा, ठीक है। भले उनके पास ज्ञान हो या ना हो, उनका जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा? पंडित बनेगा। जो हजाम है उनका पुत्र क्या होगा? हजाम बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये उनके कर्म पर निर्धारित नहीं था, उनके जाति पर निर्धारित था, ठीक है। तो यही बात बताया गया है, भीमराव अंबेडकर साहब ने बताया है कि श्रम विभाजन जो है ना, श्रम विभाजन जो है जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ क्या किया है, श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया हुआ है, ठीक है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। श्रम विभाजन जो है किसी भी सभ्य समाज के लिए क्या है? आवश्यक है। परंतु भारत की जाति प्रथा जो है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। मान लीजिए कोई श्रमिक है, वो भले ही नीच जाति का क्यों ना हो, उसका मन करता हो क्या करने के लिए? आपका जो है हजामत करने के लिए, तो उसका जो है मन लगेगा किसमें? दाढ़ी मूछ बनाने में, और उससे जो है उससे अच्छा पैसा भी कमा सकता है। परंतु हमारे यहाँ जो है जातिवाद है, जिसके कारण जो है वो छोट कास्ट का है तो छोटे कास्ट वाला ही काम करेगा, ठीक है। इसीलिए जो है हमारा देश जो है आज दिन पर दिन पीछे होते जा रहा है, ठीक है। और इन विभिन्न वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का भी करार दिया जाता है। आप देखिएगा, आप कहीं जाइएगा तो देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है? भेदभाव होता है कि आप बड़े कास्ट के हो, ये बड़े कास्ट के हैं, ये छोटे कास्ट के हैं, ये छोटे कास्ट के हैं तो इनको अपने घर पे खाना नहीं खिलाएंगे। बहुत सारे जो है आप लोगों ने इस चीज से क्या किया है? इस चीज को फेस किया है। आइए हम जानते हैं कि लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन, जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति के आधार पर जो भी श्रम विभाजन होता है विश्व के किसी भी देश में नहीं पाया जाता है, केवल हमारे भारत देश में ही पाया जाता है, ठीक है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए, यदि मान लीजिए जाति प्रथा को हम क्या मान लें? श्रम विभाजन मान लें, तो ये स्वाभाविक नहीं है। ये स्वाभाविक नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए स्वाभाविक नहीं है बाबू, क्योंकि ये हमारे रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है, जो सक्षम समाज है उसका कर्तव्य है कि व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने का योग बनाया जाए। मतलब ऐसा किया जाए कि व्यक्तियों के स्वेच्छा के अनुसार उनका पेशा चुनने का क्या किया जाए? पेशा चुनने का क्या किया जाए? पेशा या कार्य चुनने का योग बनाया जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत यह है, इस सिद्धांत के विपरीत हमारी जाति प्रथा का जो है दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार
अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे क्या होता है कि माता पिता के पेशा के अनुसार क्या होता है, पेशा अपनाने के लिए क्या होता है, मजबूर होना पड़ता है। ऐसा जैसे मान लीजिए कि कोई पंडित जी हैं, तो उनका पुत्र जो है क्या करेगा, पंडिताई ही करेगा। जबकि मान लीजिए उसका मन पंडिताई पे हो या ना हो, उसका मजबूरी ये क्या है कि उसके अपने पिता का क्या करना, पेशा को चुनना। ठीक है, ये जो है गलत बात है। ठीक है, समय ही मनुष्य को पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब जाति प्रथा में जैसे बच्चा गर्भ धारण करता है, मतलब माता के पेट में आता है, तभी से उसका जो है क्या कहता है, उसको जो है उसका पेशा क्या कहता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जो है यही बनेगा, ये काम यही करेगा। इसके पापा फलाना पापा ये थे तो उसका बेटा भी यही काम करेगा। फलाना का पिता पापा बढ़ई थे तो उसका भी बेटा क्या बनेगा, बढ़ई बनेगा। मतलब जैसे ही गर्भ में वो बच्चा कोई शिशु आता है, उसी समय उसका जो है जाति के साथ साथ उसका जो है श्रम का भी क्या किया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। भले वो बच्चा का जो है मन बढ़ई बनने का ना होकर के इंजीनियर बढ़ई बनने से ना होकर के कोई अफसर बनने का क्यों ना हो, ये जो है उसको जो है पेशा चुनने का अधिकार उस समय नहीं दिया जाता था। ठीक है, आइए जाति प्रथा पेशे के दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करता था, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को क्या करता था, मनुष्य को एक ही पेशा में बांध देता था। मतलब आपसे जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करता था, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशा में क्या करता था, बांध देता था। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। यदि मान लीजिए कि जो व्यक्ति जिस पेशा में है और वो पेशा बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति का होगा, भूखे मरने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि खास पेशे में बंधे होने कारण वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। किसी खास पेशा में अगर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाता है। अब जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को उसका पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है किसी व्यक्ति को उसकी पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसकी पिता के पेशा ना हो, जो उसके पिता का पेशा ना हो, भले उसे माहिर या पारंगत क्यों ना हो, भले उस पेशा में 30 मार खान का ना हो, परंतु वो पेशा चुनने का अधिकार उसे नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं दिया जाता है। अर्थात किसी कार्य में कितना भी अच्छा क्यों ना हो या क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशे परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतना काहे है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पेशा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि भारत में क्या है, बहुत अधिक बेरोजगारी है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसी कारण लोग निर्धारित करने में अरुचि जो है अरुचि के साथ साथ व्यवस्था करते हैं। ठीक है, इस कारण जाति प्रथा व्यक्ति के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाने के स्वाभाविक नियमों को जड़ कर निष्क्रिय बना जाता है। व्यक्ति को क्या करना जाता है, निष्क्रिय बना जाता है। जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन जो है मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर नहीं करता है, बल्कि अपने माता पिता, देखिए, बल्कि अपने पिता के पेशा में बन जाना पड़ता है। उसके पिता के पेशा में क्या पढ़ना पड़ता है, बन जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने का दिल नहीं लगता है, न दिमाग लगता है, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। अगर आर्थिक पहलू में कहा जाए तो जाति प्रथा क्या है, हानिकारक। ठीक है, समाज के संरचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज क्या है, तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज वह है जिसमें क्या हो, स्वतंत्रता हो, क्षमता हो, भाईचारा का महत्व दिया जाता हो। आपसे पूछेगा लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए, तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज वैसी होनी चाहिए
जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भाईचारा का महत्व दिया जाता हो। ठीक है, किसी भी काम करने के लिए स्वतंत्रता हो, समानता हो और सभी लोगों को भाईचारे जैसा महत्व दिया जाता है। लेखक भाईचारे की तुलना दूध और पानी के मिश्रण की तरह किया है। दूध और पानी का मिश्रण समझते हैं? अगर दूध में कितना हो पानी डाल दीजिए तो आपको जो है उसमें कोई मतलब अलगाव दिखाई नहीं देगा, लगेगा कि दूध में कितना हो पानी डाल, लगेगा क्या है कि पूरा दूध ही है। तो लेखक ने जो है भाईचारे की तुलना किससे किया है? दूध और पानी के मिश्रण से किया है। किसके मिश्रण से किया जी? दूध और पानी के मिश्रण से किया है। भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। भाईचारों को ही हम क्या कहते हैं? भाईचारा को ही हम लोग दूसरा लोकतंत्र भी कहते हैं। अतः अंत में लेखक अंत में कहते हैं कि समाज एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर जो है किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए लंदन गए थे? तो बड़ोदरा नरेश के। दिमाग में रखिएगा, किसके जी? बड़ोदरा नरेश के। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका मूक नायक क्या है, तो हम लोग जो है कल इसके जो है जो VVI ऑब्जेक्टिव्स है इसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।